ने मुझे, मैं बी ऑनर्स में पढ़ता था, कम्युनिस्ट पार्टी ने सूचित किया कि आपको एक सप्ताह राहुल जी के साथ रहना है और 10 बजे एक रिक्शा ले आना है जिस पर ये जहाँ चाहें उनको लेकर घूमना, और जहाँ जाएं वहाँ जिस तरह की चीज़ चाहें वो उसका व्यवस्था करके उनको फिर 4 बजे यहाँ लौटा देना। मैंने उनको देखा, वैसा 7 फीट के वो थे, एकदम गौरांग उनका शरीर था। उनके पास केवल 2 कुर्ता, वो चीनी सिल्क के कुर्ते होते थे जिसमें सिलवट नहीं लगती थी। मैंने पूछा था कि आप ये कुर्ते धोते नहीं हैं, तो कहा कि मैं इसको 6 महीना तक मैं पहनूंगा तब भी ये गंदा नहीं होगा और इसमें सिलवट नहीं लगती है। और 2 पैजामा, एक झोला और एक कैमरा और एक चप्पल, यही उनका ड्रेस था। और जगह जगह जाते, जगह जगह लिखते, जगह जगह लोगों से बात करते, ये उनका फितरत। मैंने पूछा कि मुझे कुछ आप बताइए। कहा कि बताएंगे नहीं, तुम बीए ऑनर्स कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, यदि पास कर जाएगा, एमए कर लोगे, मैं जिंदा रहूँगा तो बौद्ध की राजनीति पर तुम्हें मैं शोध कराऊँगा। ये राहुल जी ने कहा था और मैंने राहुल जी को बहुत आत्मीयता और बहुत नज़दीक से देखा था। मित्रों, मैं पहली बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आजकल एक EH कार हुई, बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने किताब लिखी है व्हाट इज़ हिस्ट्री। एक दूसरी किताब लिखी है उन्होंने, वो है कि बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। उस किताब की जो प्रस्तावना लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1901 से नहीं होकर 1919 से हुआ। इसका मतलब उन्होंने बताया कि 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उस समय से लेकर के 1919 में जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक युग ख़त्म हुआ और नया युग 1919 से शुरू हुआ। मेरा परसेप्शन है कि ये 21वीं शताब्दी का जन्म 2001 में नहीं हुआ है, यह 1990 में हुआ, जब सोवियत रूस नहीं रहा, जब समाजवादी शिविर बिखर गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ख़त्म हो गया और ये कहा गया कि इतिहास का अंत हो गया, पूंजीवाद अमरत्व की घूंटी पीकर आ गया। यह कहा गया कि वर्ग संघर्ष खत्म हो गया, उसकी जगह सभ्यताओं के संघर्ष ने ले लिया है। दुनिया में 8 सभ्यताएं हैं और ये 8 सभ्यताएं आपस में लड़ रही हैं, लेकिन असली लड़ाई वेस्ट वर्सेस ईस्ट की है। दरिदा ने कहा कि किताब ख़त्म हो गई, पाठ बाकी है। और इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थैचर ने कहा कि अर्थशास्त्र किताब पढ़ के नहीं, बाजार ही अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करे। और रोटरी ने कहा कि राजनीति भाषा की खेल है। दुनिया आज के इस 19वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में आज कोई न नेता है, न मसीहा है, न रहनुमा है। एक ऐसे देश में इसके बारे में कहा जाता है कि यह विचार विहीन शताब्दी है। एक अमिताभ बागची कहते हैं कि विचारधारा की मौत की शताब्दी है। मैं मित्रों कहना चाहता हूँ, इस विचारधारा के मौत की शताब्दी में यदि कोई राहुल जी को याद करता है, मार्क्स को याद करता है, तो मुझे मार्क्स की वह पंक्ति याद आती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ
but always on a higher plane. इतिहास दोहराता है लेकिन ऊंचाई पर। राहुल जी और मार्क्स दोहराए जाएंगे एक ऊंचाई पर, लेकिन वह कनैला का केदारनाथ पांडे जो महापंडित बना था वह नहीं आएगा, न कार्ल मार्क्स फिर आएंगे, लेकिन नए कार्ल मार्क्स आएंगे, नए राहुल आएंगे। इसको अपने मन में बांट लीजिए। हमारे प्राचीन ज्ञान मीमांसा में 3 व्यक्तियों की चर्चा होती, ऋषि की, मुनि की और कर्मक की। ऋषि वह होता है जो दृष्टा होता है, ऋषि वह होता है जो दर्शन करता है, ऋषि वह होता है जो त्रिकालदर्शी होता है, मुनि वह होता है जो चिंतन करता है, मनन करता है, कर्मक वह होता है जो अध्ययन करता है, और दृष्टा और दर्शन और चिंतन को कार्य रूप में परिणत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से तीनों अलग अलग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि तीनों किसी में हो तो उससे बड़ा सोने में सुहागा नहीं हो सकता। और दुनिया में कार्ल मार्क्स और राहुल महापंडित राहुल संस्कृतायन ही ऐसे थे जो ऋषि थे, मुनि थे, कर्मक थे और तीनों के समाहार थे। नामवर सिंह लिखते हैं, क्योंकि मित्रों ये समझना, ऋषि को कहा त्रिकालदर्शी। नामवर जी लिखते हैं उनके, आप लोग एक किताब पढ़िए, कोई किताब नहीं पढ़िए राहुल जी की, 4 खंडों की उनकी जीवन यात्रा पढ़िए। राहुल जी लिखते हैं, अति रामवर जी लिखते हैं, वो त्रिकालदर्शी कैसे थे। उन्होंने लिखा है कि 8000 वर्षों का इतिहास राहुल जी ने अपने आंखों से देखा था। प्रभाकर माचवे लिखते हैं, उनकी बोल्गा से गंगा किताब वह प्राग ऐतिहासिक काल की पात्रों और परिस्थितियों पर लिखी गई है, और उस किताब के माने में आपको मैं बताऊं कि एक कहानी, उस बोल्गा से गंगा की कहानी जो है, उसमें अंतिम कहानी की पहली कहानी, उससे पहले वाली कहानी सोनपुर पर है। इसलिए सोनपुर वाले बोल्गा से गंगा कहानी के अंतिम से पहली कहानी को निकाल कर इस लाइब्रेरी में रखें। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है भागो नहीं दुनिया को बदलो। अभी मैनेजर पांडे ने एक किताब राहुल स्मारक ग्रंथ संपादित किया है, जिसका पहला लेख नामवर जी का, नामवर जी ने लिखा है भागो नहीं दुनिया पर। उन्होंने लिखा है, जीवन भर राहुल भागते रहे, भागते रहे। यानी वो उनका लेख आप पढ़िए, मार्मिक लेख है। आप याद कीजिए, वो 8 वर्ष के थे तो घर से भाग गए, फिर 10 वर्ष के हुए तो भाग गए। पूरा परिवार इस चिंता में कि ये भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। इसलिए 11-12 वर्ष की उम्र में उनके परिवार वालों ने उनको उनकी शादी कर दी। उन्होंने उस परिवार के बारे में, परिवार में और पत्नी के बारे में वो कुछ जानते नहीं थे, फिर भाग गए। भाग करके वो बनारस पढ़ते थे, और परसा मठ का तिरुपति बाबू यहाँ हैं, परसा इन्हें जो छपरा जिला में है,
एक वहाँ का महंत, परसा मठ का महंत गया और वो जिस संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ पर उनको पकड़ा, कहा कि चलो हमारे यहाँ पुजारी बनने के लिए। वो पुजारी बन के आए और उसने कहा कि 4 घंटे इस मठ के जो मूर्तियाँ हैं, जो पत्थर हैं, जो देवी देवता हैं, इनको साफ करो। राहुल जी ने लिखा है कि मैं क्या करता, 4 घंटे में तो मैंने तो आधे घंटे में सबको नहा धोआ करके ठीक कर दिया। तो मैं करता क्या था, वही वहाँ पत्थर जो थे भगवान के रूप में, मैं उसको लड़ाता था। वहाँ परसा के जीवन में वो घुल मिल गए और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे भाग गए। वो कुछ दिनों के बाद आए तो वहाँ झगड़ा हुआ महंती का, और तब तक असहयोग आंदोलन छिड़ गया। अब किस तरह से एक संस्कृत के विद्यार्थी, एक मठ में पुजारी फिर आता है तो मठ के में महंत बनने की लड़ाई, जिसमें यह भी शामिल थे, और उसी समय असहयोग आंदोलन होता है। उस असहयोग आंदोलन के बड़े किरदार बनकर उभरे। ये बक्सर जेल में गए और बक्सर से जेल से छोड़कर आए तो सारण जिला जो उस समय गोपालगंज, सिवान और छपरा तीनों मिल के होता था, उसके कांग्रेस पार्टी के वो महासचिव बने। मित्रों, एक किताब उन्होंने, एक छोटी सी किताब लिखी है असहयोग आंदोलन पर, मेरे असहयोग आंदोलन के साथी। और आपको बहुत सारे लोगों को उन्होंने याद किया है और बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा। मैं ये कह रहा था कि राहुल जी ने कहा कि वो भाग करके मठ में आए, फिर भाग करके आर्य समाजी बने। आर्य समाजी बन करके वो मिर्ज़ापुर, माधव जी हैं कहीं, मिर्ज़ापुर गए। उनके गांव के उनके पिता को पता लगा कि राहुल आर्य समाज का प्रचार कर रहा है मिर्ज़ापुर में। वो दौड़े दौड़े गए और जैसे ही मिर्ज़ापुर उस स्थल पर पहुँचे जहाँ राहुल जी प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, जैसे ही सुना, जैसे ही देखा, बहुत मार्मिक ढंग से नामर जी ने लिखा, वहाँ से वो पलायन करके भागते रहे और उनके पिता उनके पीछे 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 दौड़ते रहे। दौड़ते तो देखा मिर्ज़ापुर में स्टेशन पर उन्होंने टिकट कटाया बनारस का। पिता भी पीछे आए, उन्होंने भी बनारस का टिकट कटाया। जब दोनों बनारस में उतरे तो पिता करुणा से भर गए, बहुत मनाया, बहुत समझाया, लौट चलो। राहुल जी ने कहा कि मेरा रास्ता बदल गया है, मैं फिर लौट नहीं सकता, और वो चले गए वहाँ से। मित्रों, एक घर से भागे, एक पाठशाला से भागे, एक मठ से भागे, आर्य समाज से भागे, और इन्होंने बहुत विस्तृत भाषण दिया और बहुत माकूल भाषण दिया। बहुत कैसे बने, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग बहुत व्यतिरेक से समझते हैं। वो बहुत बने और बहुत बन कर के उनके सामने 3 चीज़ें थी। एक तो था कि वो तिब्बत गए और तिब्बत जा करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और चोरी किया, क्योंकि उनको कोई देख लेता कि खच्चरों पर लाद करके वो किताबें ले जा रहे हैं, तो उनके सामने एक बहुत विकट पकड़ाते तो कुछ भी हो सकता, जेलों में रह सकते थे, उनकी हत्या भी हो सकती थी।
लेकिन वो खच्चरों पर ला करके वो तिब्बत से इस देश लाए। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार से उनका बहुत लगाव था और जायसवाल के यहाँ ले गए, दूसरे एक जगह नहीं ले गए। मैं आपको बताऊं कि मिथिला संस्कृत शोध संस्थान है, उसने उसके कुछ वॉल्यूम्स के अंग्रेजी में अनुवाद किए। मैं एक कहानी आपको और बताना चाहता हूँ। जब राहुल जी जब वो किताबों को लेके आए तो उनको डर था कि वहाँ वो तिब्बती शासन कुछ करेगा, वहाँ किस तरह से माहौल है, तो राहुल जी को उन्होंने भेजा। राहुल जी भी बौद्ध हो गए थे। राहुल जी जब पहुँचे तो राहुल जी को हमको नागार्जुन ने स्वयं कहा था कि पांडे जी, राहुल जी ने मुझे जब तिब्बत भेजा तो मुझे सिखाया कि वहाँ जाओगे और कहीं ठहरोगे तो अतिथि को वह दो चीज़ करते हैं कि रात में 2 ज्योतियाँ आपके भी अगल बगल सोएंगे और आपको उसके निवारण के लिए उपाय करना सिखाया कि आप कहिएगा कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार के हालत में वो लड़कियाँ आपको एक बटी देंगी जो दलाई लामा के गंदगी से वह आयुर्वेद में जैसा बटी बनती है वैसा देंगे। आपको उसे खाना नहीं, उसको ऐसा करिएगा कि देखे नहीं, झटका से फेंक दीजिएगा और गिलास का पानी पीजिएगा। ये राहुल जी ने मुझे कहा था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये तिब्बत में और तिब्बत से और वहाँ जाकर जिस तरह से उन्होंने अमूल्य निधि उस देश से इस देश में लाया और बिहार की अमूल्य निधि इस लाइब्रेरी को बनाया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो आप लोग कहते हैं कुछ भ्रम है। जब वह लंका में प्रोफेसर बनने गए तो वहाँ के प्रोफेसरों ने कहा कि आपकी डिग्री क्या है, तो उनके पास तो कोई डिग्री थी नहीं, ज्ञान था, डिग्री नहीं थी। तब बनारस के पंडितों का और वो ज्ञान हुआ कि राहुल जी की प्रोफेसरी जाने वाली है डिग्री के बिना। इसलिए बनारस के पंडितों ने बैठकर चिंतन कर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का वो डिग्री दिया, जिस डिग्री पर वो प्रोफेसर बने। ये और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दुनिया में बौद्ध दर्शन, पाली भाषा और उसके संपूर्ण वाङ्मय की जितनी गहन जानकारी श्रीलंका के बौद्धों के पास है, उतना दुनिया के किसी भी के पास नहीं। मित्रों, दूसरी बात जो महत्व की है वह है कि सोवियत रूस गए और लेनिनग्राद में वो संस्कृत के प्रोफेसर हुए। उन्होंने वो एक विचित्र घटना हुई, वह पढ़ा करके एक लाइब्रेरी में बैठते थे जहाँ की लाइब्रेरियन लोला होती थी। एक दिन ऐसा हुआ था कि वे 5 मंजिले से दोनों उतर रहे थे, लोला फिसल गई और उस फिसलने के बाद उन्होंने उसको पकड़ा और कालिदास का एक श्लोक सुनाया जो श्रृंगार का श्लोक था। उसका अर्थ उन्होंने रूसी में बताया। उसके साथ ही उनके प्रेम पास में बंध गई और राहुल जी ने उसके साथ शादी किया। ये राहुल जी
कि ये दूसरी शादी थी। जब वो भारत आए और जेल में थे तो पहले विदेश से कोई चिट्ठी आती, सरकार उसको फाड़ती, उसे देखती और तब जेल के अंदर कैदी को देती। उस चिट्ठी में ही लिखा था, लोनाल ने लिखा था कि आपको एक पुत्र का जन्म हुआ है। अब तब अखबारों में चर्चित हुआ कि राहुल जी को एक पुत्र हुआ है जिसका नाम राहुलोविच है, आज जिंदा है, इंजीनियर। तो ये उनके जीवन का, सोवियत रूस का ये कहानी। मित्रों, एक बात जो महत्व का है, राहुल जी जितने बड़े विद्वान थे, ये इन्होंने जिक्र किया वो करपात्री जी का, मैं आपको बताऊं कि ये छपरा जिला के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है अमवारी सत्याग्रह। अमवारी रघुनाथपुर ब्लॉक में एक गांव है और वो आजकल ब्लॉक भी है और स्टेशन भी। उसी ब्लॉक में अमवारी एक गांव है जहां चंदेश्वर सिंह नाम के जमींदार थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जमींदार जो होते थे उसको बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में ये परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ये जमींदारी थी और ये जमींदार कॉन्ट्रैक्टर होते थे जो पहले से ज़मीन और धन मालिक होते थे। ये उसी को अंग्रेज़ कॉन्ट्रैक्टर बनाते थे जिसको जमींदार नाम से जाना जाता था, जो टैक्स वसूल करके आपको सरकार को देती थी और उसमें से आपको जमींदार सरकार उनको हिस्सा देती थी। हुआ ये कि वहाँ जो जमींदार था और उस जमींदार का जो परिवार था उसने मालगुजारी नहीं देने के कारण ज़मीनें नीलाम करता था, लेकिन दूसरे जगह के जो जमींदार थे वो जब ज़मीन नीलाम करते थे तो जनता के बीच वो पट्टा लिखते थे। लेकिन चंदेश्वर सिंह का परिवार नीलामी करता था और सारी ज़मीन अपने नाम से लिखाता था, इसलिए वह अमवारी का सबसे, उस इलाके का सबसे ज़्यादा बड़ा काश्तकार भी था जमींदार होने के साथ। वहाँ बाढ़ आती थी और उस बाढ़ आने के साथ आपको मकई और धान की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी और उस गांव में सबसे ज़्यादा राजपूतों और जातियों के अलावा ये कुशवाहा जाति के लोग ज़्यादा थे और उनकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि हफ्ता में उनकी इतनी गरीबी थी कि हफ्ता में वो खा नहीं सकते थे, 2 दिन 3 दिन ही खा पाते थे, बाकी दिनों उनको अन्न नहीं मिलता। अब देखिए, इतना बड़ा विद्वान, देश दुनिया जाने वाला विद्वान, और वह व्यक्ति वहाँ जाता है। यह 1937 की बात है, 39 की बात है, और उस गांव में जा कर के उस इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागृत करना, संगठित करना, लोग तैयार करना और लोगों के बीच जा कर के वो उनकी दयनीय स्थिति का बयान करना और उसका कैसे सुधार होगा और ज़मींदार किस तरह से वो ज़मीनों, देखिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि ज़मीन को अपने नाम लिखा लेता था
और उसी ज़मीन को, जिसकी ज़मीन होती थी उसी को जोतने के लिए दे देता था और उससे उगाही करता था, बैठ बिगारी कराता था। वो अपना खेत जोतने के पहले उन लोगों से अपना खेत जोतवाता था, उसके लिए कुछ नहीं देता था। और राहुल जी ने बड़ी मुस्तैदी से सर्वेक्षण किए, एक एक गांव गए, एक एक घर गए, एक एक लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि हम सत्याग्रह करेंगे और उसकी उन्होंने तैयारी की। और उसके साथ साथ उन्होंने नोटिस भी दी, लेकिन एसडीओ सिवान ने 144 लगा दिया। फिर भी उन्होंने 10-10 की टोली बनाई और उसमें एक को नेता बनाया कि 1-10 काटेगा ईख का खेत, वो उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। पहली खेप में राहुल जी आगे थे और 9 आदमी इसके पीछे थे। जब 2 ऊख उन्होंने काटा, उसी समय कुर्बान जो चंदेश्वर के 2 हाथियों के साथ वहाँ पहुँचा था, उसने राहुल जी पर लाठी चलाई जिससे उनके सिर फूट गया। राहुल जी के साथ जितने लोग थे वे सब के सब जेलों में बंद हो गए। उस समय 1937 में 35 के एक्ट के अनुसार कानून बना था, सरकार बनी थी। उस सरकार से लोगों को बड़ी आशा थी। वहाँ उस सिवान के इलाके के एक मिनिस्टर भी मुसलमान हुए थे, राहुल जी उनसे भी मिले थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल जी ने एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में जीवन में उस तरह का इस धरती पर, इससे छपरा ज़िला के अंदर या पुराने सारण ज़िला के अंदर उन्होंने जो काम किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और ये आंदोलन अमरत्व का आंदोलन था। फिर एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता, केस चला था, वो कुर्बान पर केस चला, उसको सज़ा होने वाली थी। राहुल जी से पूछा गया, यहाँ पर राहुल जी गांधी जी से भी आगे बढ़ जाते। जब पूछा गया कि इसको सज़ा होगी, राहुल जी ने कहा इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, यह लाठी कुर्बान की नहीं थी, उस जमींदार की लाठी थी, इसलिए उसे मुक्त कर दो, इसे जेल में नहीं दो, इसे फांसी के सज़ा नहीं दो। तो ये बात राहुल जी ने कही थी। मित्रों, मैं 1-2 बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों हजार किलोमीटर पहाड़ों, नदियों, झरनों को लांघता घूमता और घुमड़कड़ी का सबसे बड़ा प्रमाण दुनिया में स्थापित करने वाला आदमी, जो दुनिया को जानने के लिए जो प्रयास किया, वह अभूतपूर्व था। दुनिया कोई ऐसी घटना होती थी उस पर उनकी नज़र होती थी। मैं एक किताब आप लोगों को पढ़ने के लिए कहता हूँ। वो किताब है जीने के लिए या जीने दो। मैं इस समय कंफ्यूज होता हूँ कि वो किताब का नाम जीने दो है या जीने के लिए है। वह उपन्यास शुरू होता है गोपालगंज के एक गांव से और लंदन तक जाता है। गोपालगंज में वह उपन्यास की कहानी शुरू होती है कि वह जिस घर में ठहरे थे, उस घर में एक लड़के की शादी थी और पूरा
माधव जी आप उपन्यास लिखते हैं, राहुल जी ने जो उपन्यास लिखा है और वो जो लिखा है उसका शुरुआत ही सुनिए। आप हुआ क्या कि वो रात में वहीं थे, पूरा गांव यानी मर्द चले गए, जवान चले गए बारात में, केवल महिलाएं रह गईं। हमारे यहाँ लड़कों की शादी में एक प्रचलन थी कि औरतें वो नाच गाना करती थी और उस नाच गाना में वो मर्द भी बनती और औरत भी बनती और पूरी प्रजनन प्रक्रिया को अपने जीवन उस दिन प्रदर्शित करती। और राहुल जी ने उसको शुरुआत में ही वो लिखा है कि जो मर्द बनती वो औरत के सुहाग रात में क्या होता है उसका वो नाटक में अपना दिखाती। फिर बच्चा होता तो किस तरह से वो औरतें बैठ कर के उसके साथ सहानुभूति करती, उसकी मदद करती। और उन्होंने वहाँ से शुरू करते हुए उन मज़दूरों का, एक उपन्यास में एक मज़दूरों की कथा है। अब आप अंदाज लगाइए कि 1930 में जब इस देश में छुआछूत था, जात पात थी, एक जात दूसरे जाति का छुआ हुआ न पानी पीता था न खाता था। राहुल जी ने उपन्यास में लिखा है कि शिक्षा, यातायात, उद्योग और शहर, ये सारे जो कुरीतियाँ हैं उसे मिटती। वो कहते हैं कि एक बिहार के जमशेदपुर या धनबाद जाने वाले 10 आदमी एक साथ एक फैक्ट्री में काम करने वाले पटना जंक्शन पर टिकट कटा करके बैठते हैं और सब लोग जो अब कलेवा लेके गए हैं वो एक गमछा बिछाते हैं। उसमें रविदास भी हैं, उसमें दुसाध भी हैं, उसमें धोबी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, भूमिहार भी हैं और सबका बनाया हुआ, सबका छुआ हुआ एक साथ खाते हैं। मैं 1930 में उस उपन्यास में जो आज वह सब मिट गया, ये 21वीं शताब्दी में वह किस तरह से मिटता है औद्योगिकरण के युग में, जिसका प्रमाण उसमें उन्होंने लिखा। मित्रों, राहुल जी की चतुर्दिक दृष्टि थी जो इन्होंने चर्चा की। मैं आपको बता रहा हूँ कि करपात्री जी ने एक किताब लिखी, मार्क्सवाद और रामराज्य। आज तक किसी कम्युनिस्ट ने, बड़े बड़े विद्वान हुए, उस किताब की ओर ध्यान नहीं दिया। और जैसे वह प्रकाशित हुई, राहुल जी ने उसे पढ़ा और उस किताब को उसी नाम से छापा, मार्क्सवाद और रामराज्य, और उसका उत्तर छोटे रूप में दिया, लेकिन वह पूरे प्रमाण दिए, पूरे शास्त्रों के प्रमाण उसमें। बाद में राहुल जी के मरने के बाद वेदांती जी थे, यहाँ के लोग उनसे परिचित हैं, राहुल जी की भ्रांति करके किताब छपी थी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस